हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और हम पढ़ रहे हैं आरो भाग एक का पद्य खंड हम पढ़ रहे हैं, जिसमें से 9 कविताएं हम कर चुके हैं। आज हमारी लास्ट है और लास्ट कविता जो है उसका नाम है आओ मिलकर बचाएं। लास्ट कविता का नाम है आओ मिलकर बचाएं। आओ मिलकर बचाएं और ये मिलकर बचाएं। और ये कविता लिखी है निर्मला पुतुल ने। निर्मला पुतुल ने लिखी है। और इसका निर्मला पुतुल ने जो है ये संथाली संथाली आदिवासी परिवार से थी। संथाली परिवार से है। संथाली मतलब आदिवासी परिवार से इनका संबंध है। और संथाली भाषा में ही इन्होंने ये लिखी थी आओ मिलकर बचाएं। लेकिन इसका हिंदी में अनुवाद किया है अशोक सिंह ने। अशोक सिंह ने इनका ध्यान रखना है। अशोक सिंह ने इनका हिंदी में अनुवाद किया है। तो ये पेपर में कई बार पूछ लेते हैं कि कौन सी भाषा में लिखी गई थी। तो ये संथाली भाषा में लिखी गई थी। हिंदी में अनुवाद किया इनका अशोक सिंह ने किया। और किसने लिखी आओ मिलकर बचाएं, ये हमारी कविता का नाम है, जो कि आरो भाग 1 के पद्य खंड में से ली गई है। कवयित्री का नाम है निर्मला पुतुल। निर्मला पुतुल नाम है और हिंदी में अनुवाद किया है अशोक सिंह ने। तो अब देख लेते हैं हम पहले इनका कवयित्री का जीवन परिचय। बटोर पृथ्वी की पूरी ऊर्जा, उठेगा धीरे धीरे जमीन से, जमीन पर गिरा आदमी और अपने लड़खड़ाते कदमों से नापते दूरियां पहुंच जाएगा वहां जहां उस जैसे तमाम आदमियों पर बहस चल रही होगी। ये जो पंक्तियां हैं ये निर्मला पुतुल द्वारा लिखी गई हैं और उनकी रचना का नाम है, जिसमें ये पंक्तियां लिखी गई हैं, नगाड़े की तरह बजते हैं शब्द। नगाड़े की तरह बजते हैं शब्द। ये जो रचना है निर्मला पुतुल की है और इसी में से ये पंक्तियां ली गई हैं। ये आपको पेपर के लिए ध्यान रखनी है। अब निर्मला पुतुल का हम जीवन परिचय पढ़ेंगे। निर्मला पुतुल जन्म हुआ 1972 में झारखंड में दुमका नामक जगह पर एक संथाली परिवार में इनका जन्म हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं नगाड़े की तरह बजते शब्द, अपने घर की तलाश में। नगाड़े की तरह बजते शब्द, अपने घर की तलाश में। ये दो इनकी रचनाएं हैं, और भी होंगी लेकिन यहाँ पर 2 ही दी गई हैं। निर्मला अब हम इनका जीवन परिचय पढ़ रहे हैं। जीवन परिचय आपको कैसे लिखना है वो मैं पीछे की सारी वीडियो में बताती आ रही हूँ, तो मैं बार बार नहीं बताऊंगी। अब आपको इतना तो पता चल गया होगा कि कौन सी बातों का हमें जीवन परिचय के अंदर लिखना है, किसको रचनाओं के अंदर डालना है और किसको काव्यगत विशेषताओं के अंदर डालना है। तो निर्मला पुतुल का जन्म एक आदिवासी परिवार में हुआ। इनका आरंभिक जीवन बहुत संघर्ष में रहा। आरंभिक जो जीवन था बहुत संघर्षों से बीता। आपको पता है कि आदिवासी परिवार में वैसे ही वो बहुत संघर्षरत रहते हैं खाने पीने जीवन यापन के लिए। घर में शिक्षा का माहौल होने, पिता और चाचा शिक्षक थे। मतलब इनके पिता और चाचा शिक्षक थे, इसलिए घर में शिक्षा का माहौल होने के बावजूद रोटी की समस्या से जूझने के कारण नियमित अध्ययन बाधित होता रहा। मतलब रोटी की समस्या के चल मतलब घर परिवार का गुजारा नहीं चल रहा था। इस वजह से उन्होंने नियमित रूप से अपनी पढ़ाई नहीं की। नर्स बनने पर ये क्या था कि नर्स बनने पर आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी, ये विचार कर उन्होंने नर्सिंग में डिप्लोमा किया। इन्होंने सोचा कि जब मैं नर्स बन जाऊंगी यानी कि मेरी जॉब लग जाएगी तो हमारा जो आर्थिक संकट है वो मुक्त हो जाएगा, मिल जाएगी उससे मुक्ति। लेकिन फिर उन्होंने ये सोचकर उन्होंने नर्सिंग का डिप्लोमा किया और काफ़ी समय बाद इग्नू से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। संथाली समाज और उसके राग बोध से गहरा जुड़ाव पहले से था। देखो, एक तो संथाली परिवार या समाज में वो पैदा हुई थी, उसका जो चाल चलन था, उसकी जो लोक संस्कृति थी, उससे इन्हें बहुत लगाव था। नर्सिंग की शिक्षा के समय बाहर की दुनिया से भी परिचय हुआ। जब वो नर्सिंग की पढ़ाई के लिए गई तो संथाली समाज को छोड़कर थोड़ी बाहर की दुनिया से उसका परिचय हुआ। दोनों समाजों की क्रिया प्रतिक्रिया से वह बोध विकसित हुआ। यानी कि पढ़ने के लिए शहर में गई और जन्म हुआ उनका गांव में। तो गांव और शहर कैसे गांव से शहर बनते जा रहे हैं, तो कैसे गांव की जो जो गांव के चारों आसपास का जो वातावरण है, गांव की चीज़ें हैं, गांव के गीत हैं, पहाड़ियां हैं, नदियां हैं,
और किस तरीके से गांव जो है नष्ट होते जा रहे हैं क्योंकि शहरों को बसाया जा रहा है। ये सारी उन्होंने देखी कि क्या क्या प्रतिक्रिया होती हैं शहर में और क्या क्या होती हैं गांव में, और इन्हीं सभी को उन्हें अपनी रचनाओं में व्यक्त किया। दोनों समाज की क्रिया प्रतिक्रियाओं से वह बोध विकसित हुआ जिससे वह अपने परिवेश की वास्तविक स्थिति को समझने में सफल हो सकी। मतलब गांव में पैदा हुई थी और जब शहर में गई तो उसे पता चला कि गांव और शहर में कितना अंतर है और क्या कुछ हमारे गांव में है जो शहर में नहीं है, और जिन्हें और शहर में रह के पता चला कि क्या कुछ हम धीरे धीरे खोते जा रहे हैं। जैसे कि शहर में अब जो व्यक्ति शहर में रहते हैं उसे पता है कि कितनी गंदी हवा होती है, कितना प्रदूषण होता है, और कारखाने होते हैं जिसकी वजह से ना ताज़ी हवा आती है ना ताज़ी बढ़िया फल सब्जियां मिल पाती हैं। तो कवित्री को पता चला कि हम शहर में रहकर जो गांव में हम पीछे क्या क्या खो चुके हैं और क्या आगे खोने वाले हैं, तो इन चीज़ों के प्रति सचेत करने की इस कविता में कवित्री कोशिश करती है। उन्होंने आदिवासी समाज की विसंगतियों को तल्लीनता से उकेरा है। कड़ी मेहनत के बावजूद खराब दशा, मतलब आदि समाज में जो विसंगतियां हैं उनको भी उन्होंने अपनी रचनाओं में दिखाया है, दर्शाया है कि बहुत मेहनत के बावजूद भी उन लोगों की जो दशा है वो बहुत खराब है। कुरीतियों के कारण बिगड़ती पीढ़ी, जो पुरानी परंपराएं हैं उनके कारण भी हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो बिगड़ रही है। थोड़े से लोभ के कारण के लिए समझौते, थोड़े से लोभ के लिए समझौते, थोड़े से लोभ के लिए समझौते, पुरुष वर्चस्व, स्वार्थ के लिए पर्यावरण की हानि, शिक्षित समाज के दिकुओं और व्यवसायियों के हाथों की कठपुतली बनना आदि वे स्थितियां हैं जो पुतुल की कविताओं में केंद्र में है। तो इनकी काव्यगत विशेषताएं हो जाएंगी सारा जो मैंने आपको अभी बताया, यहाँ से यहाँ तक आपकी ये जो लाइनें हैं ये इनकी काव्यगत विशेषताएं हैं, और ये जो है यहाँ पर इनकी काव्यगत विशेषताएं शुरू हो जाती हैं, साहित्यिक विशेषताएं भी आप इन्हें कह सकते हैं। तो ये शुरू हो जाती हैं कि थोड़े से लोभ के कारण किस तरीके से हम पर्यावरण को नष्ट करते जा रहे हैं। वे आदिवासी जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं से कलात्मकता के साथ हमारा परिचय कराती है। मतलब जो हम आदिवासी जनजीवन के बारे में नहीं जानते, जो अनछुए पहलू हैं उनका भी वो परिचय करवाती है इस कविता में, और संथाली समाज के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को बेबाकी से सामने रखती है। मतलब ये नहीं कि वो संथाली समाज में पैदा हुई थी तो जो उसके नकारात्मक पहलू हैं उन पर प्रकाश न डाले, ऐसी बात नहीं है। कवयित्री ने संथाली समाज के नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पहलुओं को बराबर अपनी कविताओं में स्थान दिया है। संथाली समाज में जहाँ एक और सादगी, भोलापन, प्रकृति से जुड़ाव और कठोर परिश्रम करने की क्षमता जैसे सकारात्मक तत्व हैं, तो संथाली समाज के सकारात्मक तत्व क्या हैं? सादगी, भोलापन, प्रकृति से जुड़ाव, कठोर परिश्रम करने की क्षमता, ये इनके सकारात्मक तत्व हैं। वहीं दूसरी ओर उनमें अशिक्षा, कुरीतियां और शराब की ओर बढ़ता झुकाव भी है, ये इनके नकारात्मक तत्व हैं। आओ मिलकर बचाएं कविता में दोनों पक्षों का यथार्थ चित्रण हुआ है। वृत्तर संदर्भ में ये कविता समाज में उन चीज़ों को बचाने की बात करती है जिनका होना स्वस्थ सामाजिक प्राकृतिक परिवेश के लिए जरूरी है। प्रकृति के विनाश और विस्थापन के कारण आज आदिवासी समाज संकट में है। मतलब लोग क्या है अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए, अपने रोजगार के लिए, अपने व्यवसाय के लिए अब प्रकृति का विनाश करते जा रहे हैं, और लोगों को मतलब विस्थापन की समस्या आदिवासियों में बहुत रहती है कि यहाँ पर लोगों ने अपने रहने का घर बनाया, थोड़े दिन बाद लग रहा है कि सरकार की तरफ से यहाँ से भी कुछ बनने वाला है तो उन लोगों को ये छोड़कर दूसरी जगह पर जाना पड़ता है। इसे कहते हैं विस्थापन की समस्या। ये आदिवासी की विस्थापन की समस्या है, और प्रकृति का जो विनाश है वो कविता का मूल स्वर है। संथाली भाषा से हिंदी रूपांतर अशोक सिंह ने किया है, ये बात मैं आपको पहले ही बता चुकी थी। अब आती है हमारी कविता आओ मिलकर बचाएं, और ये लिखी है निर्मला पुतुल ने। तो क्या कहती है निर्मला पुतुल इस कविता में, वो देख लेते हैं। अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाए। कवयित्री लोगों को संकेत देती है, प्रेरित करती है, या आगाह करना चाहती है, या संबोधित करती हुई कहती है कि हमारी बस्तियां
शहरी वातावरण के प्रभाव में आती जा रही हैं, जिसके कारण हमारी बस्तियां जो है नंगी होने से अर्थात मर्यादाहीन होती जा रही हैं। यहाँ पर शहरी लोगों को कवि ने मर्यादाहीन ही कहा है, एक तरीके से कि शहरों के संपर्क में आकर हमारी बस्तियां जो है अपनी मर्यादा को भूलती जा रही हैं। शहर की आबो हवा से बचाएं उसे। कवयित्री कहती है कि हमें अपनी बस्तियों को मर्यादाहीन होने से और शहर की जो हवा है उससे बचाना पड़ेगा। शहर को आबो हवा से मतलब यही है कि उनकी जो मर्यादा है उसी से हमें वातावरण है, जो जलवायु है, आबो हवा का मतलब है यहाँ पर वातावरण, और शहर के वातावरण, शहर की जलवायु से बचाना चाहती है। बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को हड्डिया में। कवि कह रहा है कि हाँ, हड्डिया, हड्डिया का मतलब है यहाँ पर हड्डियाँ, मतलब यहाँ पर के एक कंकाल मात्र ही यहाँ पर रह जाएंगे। जब पूरी बस्ती नष्ट हो जाएगी तो शहरों का इधर आगमन होता जाएगा, तो यहाँ पर केवल हड्डियों का कंकाल मात्र रह जाएगा, क्योंकि जो हमारी जलवायु है, जो हमारा वातावरण है, ये सारा खराब होता जा रहा है। और एक दिन ऐसा आ जाएगा जब यहाँ पर हड्डियों का ही भंडार भरा रहेगा। तो कवयित्री नहीं चाहते कि हमारी अच्छी साफ सुथरी बस्ती इस प्रकार का हड्डियों का भंडार बने, तो कवयित्री अपनी बस्ती को बचाने के लिए गुहार करती है। अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन। कवि कहते हैं कि अपने जो संथाल परगना की माटी का जो रंग है वो हमारे भाषा में झारखंडीपन। भाषा का झारखंडीपन का मतलब है कि जब मनुष्य, संथाल परगना की माटी का रंग मतलब हम जिस क्षेत्र विशेष में रहते हैं उसकी, हमारा रहन सहन, पहनावा, भाषा शैली, खान पान और हमारी पूरी दिनचर्या का प्रभाव जो है हमारी भाषा पर पड़ता है। तो कवयित्री जो है अपने भाषा में झारखंडीपन को बचाए रखना चाहती है। ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट। करे कि आजकल लोगों की जो भौतिकवादी और उपभोक्तावादी समाज में, भागदौड़ के समाज में लोगों की जो जीवनचर्या है वो ठंडी पड़ती जा रही है। तो कवयित्री उनके प्रति सचेत, उन लोगों को सचेत करना चाहती है। मन का हरापन, भोलापन, दिल का अक्खड़पन, जुझारूपन भी, भीतर की आग, धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार, जंगल की ताजा हवा, नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन, गीतों की धुन, मिट्टी का सौंदापन, फसलों की लहलाट। मतलब ये सारी चीजें जो बताई हैं कवयित्री ने, कह रहे कि आज की जो गर्माहट भरी जो दिनचर्या है उसमें हमारी जो रोजमर्रा जो दिनचर्या थी वो ठंडी पड़ती जा रही है। कवयित्री इन सब चीज़ों को बचाने की कोशिश करती है। किन किन चीज़ों को? जो मनुष्य के अंदर मन का हरापन है उसे भी बचाना चाहती है। भोलापन दिल का, कि संथाल परगना के लोग जो दिल से भोले हैं उन्हें भी बचाना चाहती है। मतलब ये है कि आदिवासी क्षेत्र की जो नष्ट होती प्रकृति के प्रति चिंता व्यक्त करती है और वहाँ के लोगों से आग्रह करती है कि आओ हम यहाँ के लोगों के निराश दैनिक जीवन में कुछ उत्साह भरते हैं। गर्माहट का मतलब कुछ उत्साह और जोश भरना चाहती है कवयित्री, ताकि उनके मन में जो भोलापन है और जो अक्खड़पन है, जो जुझारूपन है, मतलब किसी भी समस्या से लड़ने का जो जुझारूपन है, उनके भीतर की आग, उसको बरकरार रखना चाहती है कवयित्री। धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन। कवयित्री ये चाहती है कि पहले आदिवासी संथाली जो लोग थे वह धनुष की डोरी, कुल्हाड़ी और तीर अंदाजी लेकर जो अपनी दिनचर्या, अपने दैनिक जीवन के लिए, अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिस प्रकार से कमाते थे वो आज भी उनको अपनाए रखें। जंगल की ताज़ा हवा को कवयित्री बचाना चाहती है। नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का जो शांत रहना है, जो मौन है, और गीतों की धुन, मिट्टी का सौंदापन और फसलों की लहलाट को कवयित्री अभी भी बचाना चाहती है। नाचने के लिए खुला आंगन। कवयित्री कहते हैं कि आजकल जो है संथाली परिवार जो हैं उनमें ये सब खत्म होता जा रहा है। फसलों की लहलाट और नदियों की पवित्रता, पहाड़ों की शांति भी भंग होती जा रही है। और घरों में आजकल इतने कम जगह रह गई है कि ना तो वहाँ नाचने के लिए खुला आंगन मिलता है, ना गाने के लिए गीत गाने के लिए खुला आंगन मिलता है, ना हंसने के लिए थोड़ी सी जगह है, और ना ही रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत है। कवयित्री कह रही है कि ये सब आजकल खत्म होता जा रहा है, लेकिन कवयित्री जो है ये कहना चाहती है कि वह
जंगल की ताज़ा हवा, नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन, गीतों की धुन, मिट्टी का सौंदापन, हरी भरी फसलों की लहलहाट, नाचने के लिए आंगन और गाने के लिए गीत और थोड़ी सी खिलखिलाहट और रोने के लिए एक मुट्ठी भर एकांत जगह घर में जरूर होनी चाहिए। ऐसा कहा है जहाँ पर मनुष्य आपस में मिलकर अपनी खुशियाँ बांट सके, अपने लोक गीतों को गा सके। कवियत्री चाहती है कि हमारा घर ऐसा हो कि इतनी जगह भी हो उसमें कि बच्चे उसमें खेल सके, पशुओं के लिए हरी हमारी जो संथाली समाज है, जो परिवेश है, हमारा जो वातावरण वो ऐसा हो जहाँ पर बच्चों को खेलने के लिए मैदान हो, पशुओं के लिए चरने के लिए हरी हरी घास हो और बूढ़े लोगों के लिए पहाड़ों की शांति हो जहाँ पर बैठकर वो अपना मौन रख सके। और इस अविश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद और थोड़े से सपने भी बनाए रखना चाहती है कवयित्री। कवयित्री ने इस संसार को अविश्वास से भरा हुआ दौर कहा है। कवयित्री कहती है कि चारों तरफ अविश्वास का बोलबाला है, तो इस अविश्वास के बोलबाले के बीच में कवयित्री जो अपने संथाल परगना है उसके अंदर थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद और थोड़े सपनों को सजाए रखना चाहती है। तो ये थी हमारी आज की कविता, आओ मिलकर बचाएं। इतनी ही थी। फिर इसके बाकी आगे प्रश्न हैं, बहुत ही छोटे छोटे प्रश्न हैं। आओ मिलकर बचाए, इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास। कवयित्री कहते हैं कि अभी भी हमारे पास हमने 60-70% ही चीज़ें जो हैं अभी ख़त्म करी हैं और बचाने के लिए भी हमारे पास अभी भी बहुत कुछ बचा है, हम बचा सकते हैं। इस दौर में भी बचाने के लिए हमारे पास अभी भी बहुत कुछ है। और कवयित्री जो है आज भी पहले की भांति विश्वास, उम्मीद और सजीव सपनों के साथ जीना चाहती है और उन्हें वहीं जंगल की खुली हवा, मिट्टी की सुगंध, नदियों की पवित्रता, पहाड़ों गीतों की धुन, नाचने गाने के लिए गीत और आंगन रोने के लिए एकांत, बचाने के लिए बच्चों के लिए खुले मैदान, पशुओं के लिए हरी घास और वृद्धों के लिए शांति मिलती रहे। और वे पहले की तरह ही चाहती है कि कुल्हाड़ी और धनुष बाण भी आज के लोग धारण करें और प्राकृतिक विनाश पर इसने कवयित्री ने यहाँ पर चिंता व्यक्त की है। तो ये थी हमारी आज की कविता। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।